गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्टॉप टॉकिंग। सब लोग बहुत बातचीत करते हैं। आप लोग होमवर्क बनाया सबने? वेरी गुड बॉयज एंड गर्ल्स। अब तुम लोग एकदम मेरे जैसे बन रहे हो। गुड बॉयज। सुनना, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। जल्दी छुट्टी हो जाएगी अगर अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो। अच्छे से पढ़ाई किए तो जल्दी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है? मतलब 1.25 घंटे 1.5 घंटे में छुट्टी हो जाएगी अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो, और हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर पाए तो, ठीक है? नहीं तो फिर जैसा है वैसा है। सुनना, बातचीत बंद कर रहे हैं अब। मैंने लास्ट क्लास में आपको होमवर्क में क्या क्या दिया था एक बार आप बताओ ना। एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूं होमवर्क सारे। एक केस सिनेरियो दिया था। मैं केस सिनेरियो में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या था रे? 16। पहला क्वेश्चन मेरा, क्या ये केस सिनेरियो पढ़ के ऐसा लगा कि अकाउंट्स में अलग से एमसीक्यू या केस में मेहनत करना पड़ेगा, या फिर जो पढ़ रहे हैं उसी की नॉलेज से हमारा काम हो सकता है? जो पढ़ रहे हैं उसी की नॉलेज से 100% काम होगा। मतलब एक भी एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना है अलग से एमसीक्यू या केस स्टडी सॉल्व करने के लिए। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, जो जो केस सिनेरियो है मैं वो यहां से आपको होमवर्क या क्लास में हम लोग कर करके कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ हमारे वेबसाइट www.navinclasses.com पे एक एमसीक्यू प्रैक्टिस सेक्शन हमने लॉन्च किया है। वहां पर ना रेगुलर बेसिस पे, थोड़ा एक तो चैप्टर और कंप्लीट हो जाए, डेली चैलेंज क्वेश्चन आएगा जहां पर हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और केस स्टडी की ही प्रैक्टिस करेंगे। जो जो चैप्टर हमारे कंप्लीट होते चले जाएंगे, जैसे जैसे हमारा चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे डेली चैलेंज क्वेश्चन आएगा जो आपको करना है। तो अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है, आपका क्लास के साथ साथ केस स्टडी और एमसीक्यू सारा सॉल्व हो जाएगा। बेकार का टाइम वेस्ट करने का दरकार नहीं है। ये सिर्फ अकाउंट्स के पेपर में नहीं बोल रहा हूं। अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम, ये जो 3 प्रैक्टिकल पेपर है ना, इसमें अलग से आपको केस स्टडी और एमसीक्यू के लिए मेहनत नहीं करना है। बट लॉ, ऑडिट, टैक्स और एसएम, ये जो 4 सब्जेक्ट है इसमें मेहनत लगेगा। रीजन सिर्फ इतना है, आप सिर्फ प्रोविजन पढ़ते हो, क्वेश्चन आंसर ज्यादा करते नहीं हो। क्योंकि क्वेश्चन आंसर ज्यादा करते नहीं हो इसीलिए वो केस स्टडी और एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है ये भी आपको अलग से सीखना पड़ता है। तो उनमें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अलग से सॉल्व करें इनको। अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम में आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो आप क्लास में पढ़ रहे हो, कर रहे हो, उससे काम हो जाएगा। क्लियर है बात? साथ साथ नवनीत सर आपको क्लास में ही करवाएंगे केस सिनेरियो वगैरह, तो उसमें भी आपको हो जाएगा। ठीक, केस सिनेरियो 16 पढ़ता हूं मैं। एक्स लिमिटेड परचेज 3000 शेयर्स ऑफ अमेजिंग लिमिटेड इन दिसंबर 2023 एट द रेट ₹100 ईच। 3000 शेयर खरीदा एट द रेट 100 ईच। मतलब ये 100 कॉस्ट है। हाँ, ये वो फेस वैल्यू नहीं है। एट द रेट 100 ईच मतलब ये कॉस्ट है। 3000 पे 100 रुपया, टोटल कॉस्ट 3 लाख। ब्रोकरेज पे किया 1%। 3 लाख पे 1% यानी 3000, तो टोटल कॉस्ट हो गया 3,03,000। In May 24, Amazing Limited issued bonus shares at the rate of 1 for every 3 shares. 1 for every 3 shares. तो 3000 के ऊपर बोल कितना? 1000 बोनस शेयर। क्या इसका अलग से कोई पैसा देना होगा? नहीं, ये फ्री में आएगा आपके पास। तो मैं ऐसे बोलूं, 3,03,000 में अब तेरे पास टोटल कितने शेयर्स हो गए? 4000। तो पर शेयर का कॉस्ट 75.75। पर शेयर का कॉस्ट 75.75। अपने सीखे थे बोनस से नंबर ऑफ शेयर्स इंक्रीज होगा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट कुछ करना नहीं है, तो मेरा पर शेयर का कॉस्ट कम हो जाएगा। डन। आगे, एक्स लिमिटेड सोल्ड 1000 शेयर्स इन सितंबर 24 एट 110 ईच। 1000 शेयर बेच दिया। After issue of bonus shares were quoted at 95. In December 24, the shares were quoted at 70. ये December 24 क्या दिया होगा? हो सकता है ईयर एंड का बैलेंस दिया होगा। ईयर एंड जो अपने बोलते हैं ना, क्लोजिंग बैलेंस अपने वैल्यूएशन करते हैं, उसका बैलेंस दिया होगा। मेरे को क्या क्या बोला? What would be the carrying amount of investment in Amazing Limited after sale of shares? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। सेल करने के बाद इन्वेस्टमेंट जो बचेगा आपके पास, उसका कैरिंग अमाउंट क्या होगा? What is the cost of bonus share? इसको तो मैं फटाफट टिक कर देता हूं। बोलो कितना? नील। What is the profit on sale of bonus shares? सुनना, सेलिंग प्राइस
1000 इंटू 110, 1,10,000 लेस कॉस्ट प्राइस 1000 इंटू 75.75, बता कितना मेरा प्रॉफिट हुआ? 34,250। तो मेरा आंसर क्या हो गया? सी। एकदम सिंपल सिंपल। अब सुनना, पहला वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। कैरिंग कॉस्ट आफ्टर सेल ऑफ शेयर्स, सेल करने के बाद कैरिंग कॉस्ट क्या होगा? टोटल 4,000 शेयर था, 1,000 बेच दिया, तो कितना बचेगा? 3,000 इंटू 75.75, 3,000 इंटू 75.75, 227,250 आ गया। एकदम सिंपल सिंपल, हमने एक बार कॉस्ट निकाल लिया, फिर मल्टीप्लाई करो, आपका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड बी द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन क्वार्टर एंडिंग December 24 एज पर AS 23। बोल रहे December 24 के एंड पे आप इसको कैसे वैल्यू करोगे? तो हम लोग बोलते हैं कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर। कॉस्ट है 75.75, फेयर मार्केट वैल्यू दिसंबर एंड का 70, तो बोलो किस पर वैल्यू करेंगे? 70। तो मेरा कैरिंग अमाउंट हो जाएगा 3,000 इंटू 70, 2,10,000। क्या ऐसा कोई चीज जो नहीं समझ में आए? मान ले पूछता, बताइए बैलेंस का क्या ट्रीटमेंट होगा? बैलेंस लॉस पीएल में जाएगा। जो मेरा 2,25,750 और 2,27,250 और 2,10,000 का डिफरेंस है, यानी 17,250, वो पीएल में जाएगा। क्या ये 16 हम कर पाए? पक्का? आज कहां बोल? नहीं 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 नहीं, हम लोग हमेशा नील ही लेंगे। जब बोनस शेयर का कॉस्ट पूछ रहा है, मतलब जो आपने शेयर्स अभी मिला है आपको, उसका कॉस्ट पूछ रहा है इंडिविजुअली। वो ये नहीं पूछ रहा है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या होगा आफ्टर बोनस शेयर। वो आपसे ये पूछ रहा है कि बताइए बोनस शेयर जो आपको मिला उसका कॉस्ट क्या है, तो उसका कॉस्ट नील है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 16। आज का होमवर्क बोल रहा हूं, केस स्टडी नंबर 26। केस स्टडी नंबर 26। मैं थोड़ा ये सब घर पे मेहनत कर लेता हूं ताकि क्लास में जाके ना टाइम वेस्ट ना हो और आपको रेगुलर बेसिस पे मैं होमवर्क वगैरह दे सकूं। केस स्टडी 26 मैं ना इसका वो भेज देता हूं आपको, पीडीएफ विथ आंसर भेज रहा हूं, बट ट्राई करना पहले खुद से ट्राई करने का, फिर आंसर्स देखने का। और ये सब चीजें ना इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। किसी को यहां नहीं मिले तो इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना। चला गया। केस सिनेरियो 26 आज का होमवर्क रहेगा आपका। ये भी इन्वेस्टमेंट पर है, सोनली इन्वेस्टमेंट पर। डन। अब इसको बंद करते हैं। और कोई होमवर्क था क्या? 15 वो तो क्लास में डिस्कस कर दिया था मैंने, मैं लिखवाने वाला नहीं हूं। मैं एक बार बोल देता हूं आंसर, बट मैं लिखवाऊंगा नहीं। आप सुने आंसर। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, accounting for investment, renouncement money received on announcement of right offer is an income and shall be credited to PL. However, if following two conditions are satisfied, renouncement money shall be first adjusted to the cost of investment. पहला कंडीशन था the original shares have been purchased on come right basis. दूसरा कंडीशन था and the market price after becoming X right has fall, and due to this there is a loss in the carrying amount या value of investment. In this case, the renouncement money received will be adjusted to the cost of investment to the extent of loss. Any extra renouncement money will be credited to PL. यही चीज तुमको कल ना यहां पे लिखवाया था। ये जो ज्ञान लिखवाया था ना, ये एकदम सेम ज्ञान जो अभी बोला वही लिखवाया था। तो आपको पहले ये एक्सप्लेन करना है। अब इन दी प्रेजेंट केस बताओ क्या हुआ। इन दी प्रेजेंट केस मेरे को बता, टोटल राइट इंटाइटलमेंट मेरा कितना होगा? 200 into 1/1 200 शेयर। रेनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड 200 into कितना? 105। 200 into 105 रेनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड नहीं 15,000। रेनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड 15,000। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू लॉस इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने खरीदा था 60,000 पे, अब वैल्यू हो गया 50,000, तो लॉस हो गया 10,000। तो नीचे लिखूंगा रेनाउंसमेंट मनी टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 विल बी एडजस्टेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड बैलेंस 5,000 विल बी क्रेडिटेड टू पीएल। जर्नल एंट्री मारना है मार सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू रेनाउंसमेंट मनी, रेनाउंसमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। क्लियर छे? और ये मैंने ना आपको कंक्लूजन यहां लिख ही दिया था।
Renouncement money to the extent of 15,000 shall be adjusted to the cost of investment and balance renouncement money 5,000 will be credited to PL. थोड़ा सा लिखने का आदत डालना होगा, नहीं तो एग्जाम में लिख नहीं पाएंगे आप। और सेम चीज लिखना है जो क्लास में करवाया था। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अपने मन से बना के कुछ लिखना है, जो हमने ज्ञान सीखा वही आपको लिखना है। डन। अभी मैं आपको बोला था ना रिनाउंसमेंट मनी पर आज तक क्वेश्चन एग्जाम में आया, मेरे को लगता है ये मैं एग्जाम में देगा। क्यों लगता है सर? इस बार का एमटीपी निकला है, अभी ये 8 तारीख को एमटीपी आया था। मॉक टेस्ट पेपर बोलते हैं, इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट लेता है हर टर्म में 2। उस एमटीपी का सेट 1, 2 सेट होता है, तो सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 1A इसी बात पर पूछा गया है। कोई भी क्वेश्चन आरटीपी या एमटीपी में कुछ नया आता है ना, अलग आता है ना, उसका एग्जाम में आने का प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन और कहीं उनकी बुक में नहीं है, पहली बार उन्होंने अपने एमटीपी में दिया है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको इस बार एग्जामिनेशन में सेम टू सेम छपा हुआ मिल जाए। तो क्योंकि अब आ गया है तो हम लोग इसको फॉलो करेंगे, हम लोग इसको करेंगे। आइए करते हैं। बच्चा ये ना मैंने ग्रुप में भेज दिया था आपको, अगर आप ग्रुप में देखोगे मैंने भेज दिया था, वैसे जरूरत नहीं आप यहां रहो मेरे साथ। बच्चा बोल रहा है निखिल सर उस क्वेश्चन नंबर 15 में सितंबर का एफएमवी आप नहीं देखे, बोनस के बाद का एक फेयर मार्केट वैल्यू दिया हुआ था, क्या मेरे से वैल्यू मांगा था सितंबर का? नहीं, तो वो इररेलेवेंट है, वो बेकार है इंफॉर्मेशन। मेरे से दिसंबर का वैल्यू मांगा तो मैंने दिसंबर का वैल्यू बता दिया। डन। आजा क्वेश्चन पढ़ते हैं एवरीवन। अच्छा क्वेश्चन है, ऑन 1st April 2024 Mr. Zoom had an opening balance of 1000 equity share of P Limited rupees 1,20,000, फेस वैल्यू 100 रुपया। Had an opening balance का मतलब पहले से खरीदा हुआ है। तो सुनना, मैं जब इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो मैं कैसे लिखूंगा? टू बैलेंस बीडी, 1000 शेयर 1,20,000 रुपया कॉस्ट। आगे, ऑन 5th April he further purchased 200 कम राइट शेयर्स फॉर ₹135 ईच। कम राइट प्राइस पे और शेयर खरीदा। कम राइट प्राइस मतलब राइट का अनाउंसमेंट हो चुका है, उसके बाद ये शेयर्स खरीद रहा है। 135 पे शेयर्स खरीदा। On 8/4 डायरेक्टर ऑफ पी लिमिटेड अनाउंस्ड राइट इशू इन द रेशियो 1:6। सर आप तो बोले अनाउंसमेंट हो चुका है, अनाउंसमेंट तो 8 तारीख को हो रहा है। अनाउंसमेंट का एक होता है पब्लिक अनाउंसमेंट, एक होता है डायरेक्टर जब मीटिंग कर लेते हैं उसके बाद वो सेबी को अनाउंस कर देते हैं कि हमने ये मीटिंग में डिसीजन लिया है। तो ये पब्लिक अनाउंसमेंट कभी भी हो, जब सेबी को पता चल गया मतलब शेयर मार्केट में खबर चली गई, तो वो हो चुका है। ये पब्लिक अनाउंसमेंट आप कभी भी करो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। सुनना, कब आया, किस रेशियो में आया? 1:6। बता मेरे पास कितना शेयर्स है? 1200। 1200 पे 1:6 अगर राइट शेयर्स ऑफर हुआ है तो 200 शेयर का एंटाइटलमेंट है मेरा 200 शेयर्स। मिस्टर जूम waived off 100% of his right issue in favor of Mr. X at the rate of 20 each। क्या किया? ये पूरा का पूरा राइट रिनाउंस कर दिया। 200 शेयर का राइट था, पूरा का पूरा रिनाउंस कर दिया। 20 रुपया करके इसको मिला। मेरे को कोई रिनाउंसमेंट मनी बताओ। 4,000 रुपए का रिनाउंसमेंट मनी रिसीव हुआ। ठीक है, यहां तक बात। अब नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। ऑल द शेयर्स हेल्ड बाय जूम हैड बीन अक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस। पहले पढ़ के ये लग रहा था 1000 ओपनिंग बैलेंस पुराना खरीदा हुआ है और 200 अभी मैंने खरीदा है कम राइट बेसिस पे, बट नीचे ये नहीं बोल रहा है। नीचे क्या बोल रहा है? ऑल शेयर्स वेयर अक्वायर्ड ऑन कम राइट बेसिस। मतलब ऐसा हो सकता है मैंने लास्ट ईयर 25 तारीख को कंपनी ने बोल दिया था राइट इशू करेंगे 25 तारीख को, 27-28 तारीख को 1000 शेयर खरीद के रख दिया, फिर वापस 5 अप्रैल को 200 शेयर और खरीद के रख दिया। मतलब वो 1000 शेयर भी जो लास्ट ईयर खरीदा था ना, वो भी राइट के अनाउंसमेंट के बाद ही खरीदा था। तो ये सारा शेयर्स कम राइट बेसिस पे परचेज हुआ है। कौन सा बेसिस? कम राइट बेसिस। हमारा रिनाउंसमेंट मनी का एक्सेप्शन का पहला कंडीशन था शेयर्स कम राइट बेसिस पर परचेज होना चाहिए। आगे, and the total market price X right of all these shares after declaration of right got reduced by 3,400 and after X right जब वो प्राइस हुआ, प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फॉल हो गया by 3,400। अब कुछ बोलने की कोशिश करो। 3,400 का लॉस हुआ इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिनाउंसमेंट मनी का ट्रीटमेंट बताओ। 4,000 में 3,400 इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से एडजस्ट होगा और बैलेंस 600 पीएल में जाएगा। ये सेम क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी करवाया था।
जो एग्जाम क्वेश्चन नंबर 15 होमवर्क था वो तो यही तक था। अब इंस्टीट्यूट ने इसके आगे भी थोड़ा क्वेश्चन बढ़ाया। On 10/10/24, Zoom sold 350 share for 140 each. On 31st March 25, market price of each share 125. मार्केट प्राइस क्यों दिया हुआ है? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। आपको बोल रहा है आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दीजिए इन दी बुक्स ऑफ जूम, और शेयर्स वैल्यू करना है कौन से बेसिस पे? एवरेज कॉस्ट बेसिस पे। यानी इस बार सिर्फ रिनाउंसमेंट का ट्रीटमेंट नहीं पूछ रहा है, इस बार तुमको बोल रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के दो रिनाउंसमेंट का ट्रीटमेंट करते हुए। तो हमने अभी तक जो पढ़ा था ना वो एक थ्योरी टाइप से पढ़ा था, और एक क्वेश्चन भी जो किया था वो केस स्टडी टाइप का था। उसको इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कैसे लेना है वो नहीं किया था। अब ये क्वेश्चन हमको हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट पे उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। बोल भाई क्या बोल रहा है? बात करेंगे उस पर, बात करेंगे उस पर अलग से। पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर उस पर बात करेंगे, ठीक? आ जाओ। आंसर टू क्वेश्चन 1A ऐसे लिखेंगे, MTP set 1 May 25, क्वेश्चन 1A। हाँ, हुआ है तो चेंज बोला ना, ऑल इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3400 से गिर गया। फेस वैल्यू चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू रिमेन सेम। वो सब कुछ एडजस्ट है। हम लोग शेयर जब खरीदते हैं ना इक्विटी शेयर, तो हम कम राइट एक्स राइट नहीं देखते, जो दाम दिया वही मेरा कॉस्ट है। तो वो 120 कम राइट, ठीक है। और बोला सारा इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 3400 से फॉल हुआ है, टोटल सारा इन्वेस्टमेंट का। चलिए, इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर जूम, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, कंपनी का नाम दिया है क्या? क्या दिया है नाम? पी लिमिटेड, इक्विटी शेयर्स ऑफ पी लिमिटेड। मैं ना फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, बहुत क्वेश्चन में मैंने बना लिया, तुम बनाओ। इस बार एक कॉलम मत बनाना, डिविडेंड जरूरत नहीं है, क्यों बनाओगे? नंबर्स और अमाउंट कॉलम से काम हो जाएगा। शाहिर, इस क्वेश्चन में तो हमने वही लिखा था, खाली प्रोविजन और फाइनल आंसर। चलो बता, सबसे पहले मेरे पास ओपनिंग डेट पर 1/4/24 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना शेयर्स? 1000 शेयर्स, टोटल कॉस्ट 1,20,000, ठीक। नेक्स्ट, फिर इसके बाद मैंने 5 अप्रैल को फर्दर परचेज किया, तो कैसे लिखूं? टू बैंक। अब धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट अकाउंट इजी लग रहा है। जिन बच्चों को फर्स्ट क्लास में ऐसा लग रहा था सर टफ जा रहा है, लेजर कैसे बनेगा, अब इजी लग रहा है, स्मूथ है, एकदम सिंपल। बोल कितना शेयर्स खरीदा? 200 शेयर, 135, तो 200 इंटू 135, 27,000 रुपया। अब हमें राइट की वर्किंग करनी है, आ जाइए वर्किंग नोट। राइट, राइट इंटाइटलमेंट बताओ मेरा, राइट इंटाइटलमेंट 1200 शेयर का 1/6। हाँ, पहले ही अनाउंस हो गया, मतलब अनाउंस के बाद भी हम शेयर खरीद सकते हैं जब तक रिकॉर्ड डेट नहीं आता। क्या होता है, बेसिक समझाता हूं आपको। सबसे पहले डायरेक्टर्स लोग बोर्ड मीटिंग बुलाते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, हमें कुछ ऐसा करना है। हम लोग जानते हैं कि सारे डिसीजन कंपनी में सिर्फ डायरेक्टर्स के बोलने से नहीं होंगे, किसी किसी में शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है। ये एक ऐसा डिसीजन है राइट इश्यू जिसमें शेयर होल्डर का अप्रूवल लगता है। डायरेक्टर लोग ने मीटिंग की, ये मीटिंग का जो भी आउटकम है आपको सेबी को बताना पड़ता है, हम ये चाहते हैं। फिर शेयर होल्डर की मीटिंग होती है और अप्रूवल होता है कि हाँ राइट इश्यू हम करेंगे। ये राइट इश्यू का ये अप्रूवल वगैरह सब आने के बाद
इसके बाद ऐसा नहीं है जिसके पास इस दिन शेयर है उसी को राइट मिलेगा। कंपनी आगे जाकर एक रिकॉर्ड डेट अनाउंस करती है, बोला जिस जिस जन के पास इस दिन शेयर होगा वो राइट ऑफर में पार्टिसिपेट कर सकेगा और उसको शेयर्स मिलेगा। तो अगर मैं अनाउंसमेंट के बाद बट रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर खरीद लूं तो भी मेरे को राइट ऑफर मिलेगा। सेम चीज डिविडेंड में, कोई भी कॉर्पोरेट एक्शंस में अगर डिविडेंड भी है, अनाउंस कंपनी ने कर दिया, डिक्लेयर हो गया एजीएम में, मेरे पास उस दिन शेयर नहीं था, मैंने उसके बाद शेयर खरीदा तो भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड डेट के दिन जिसके पास शेयर होगा उसको डिविडेंड बोनस और राइट मिलेगा। डन, तो मैं उसके बाद भी खरीद सकता हूं। ठीक, बोलो राइट इंटाइटलमेंट 200 शेयर्स। अब मेरे को बता, हमने कुछ परचेज किया या सारा रिनाउंस? ऑल राइट्स रिनाउंस्ड एट ₹20 पर शेयर। तो बता रिनाउंसमेंट मनी रिसीव्ड 4000। अब अच्छे से लिखना है, as the shares were purchased on come right basis, as the shares were purchased on come right basis, and market price of shares have declined after becoming, बोलिए, एक्स राइट, द रिनाउंसमेंट मनी टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस दैट इज ₹3400 shall be adjusted to cost of investment and balance ₹600 समझ में आया? 4000 माइनस 3400, 600 shall be credited to PL। नॉर्मली क्या लिखते थे? रिनाउंसमेंट मनी इज एन इनकम, इट विल बी क्रेडिटेड टू पीएल। बट इस क्वेश्चन में ट्रीटमेंट मेरे को एक्सेप्शन वाला करना पड़ा क्योंकि शेयर्स कम राइट बेसिस पे खरीदा हुआ था। डन है बात? पक्का? अब मेरे को बता, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कौन सा फिगर लेके जाऊं? 3400 जो हमको इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट से रिड्यूस करना है वो जाएगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। कैसे लिखूं? बाई रिनाउंसमेंट मनी। आप बाई बैंक भी लिख सकते हो, बाई रिनाउंसमेंट मनी भी लिख सकते हो। डायरेक्ट एंट्री मारोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल, एक एंट्री ऐसा मारोगे बैंक टू रिनाउंसमेंट मनी टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल। एक ही बात है, चाहे बैंक लिख चाहे रिनाउंसमेंट मनी लिख, एक ही बात है। तो मैं लिख रहा हूं ऊपर बाई रिनाउंसमेंट मनी, बाई रिनाउंसमेंट मनी। कोई डेट दिया हुआ है क्या, किस दिन रिसीव हुआ? नहीं दिया हुआ है तो डैश दे दो, कोई बात नहीं। 3400 रिनाउंसमेंट मनी 3400। ठीक, अब इसके बाद मैंने कुछ शेयर सेल किया, बोल कितना? 350। कैसे लिखूं? बाई बैंक 350 शेयर सेल किया, 140 ईच, तो 350 इंटू 140 49,000। जब भी सेल होगा बताओ क्या कैलकुलेट करना होगा? प्रॉफिट और लॉस। सुनना, कॉस्ट रिडक्शन को ध्यान में रखना जब कॉस्ट कैलकुलेट करो। अपने ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड में भी कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है, किया हुआ है, बस अब ध्यान रखना। वर्किंग नोट 2, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ 350 शेयर्स। बताओ सेलिंग प्राइस 49,000 लेस कॉस्ट ऑफ 350 शेयर्स। पहले टोटल कॉस्ट निकाल ले। टोटल कॉस्ट है 120 प्लस 27, हाँ या ना? और इसमें रिडक्शन हुआ 3400 का, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल कितने शेयर्स? 1200।
हम कितने बेच रहे हैं? 350। मेरा प्राइस पर शेयर आ रहा है, कॉस्ट 119.6667, 119.6667। बताना प्रॉफिट आ रहा है या लॉस? प्रॉफिट आ रहा है, कितने का? 7117। क्या ये माइनस वाला काम हमने डिविडेंड वाले केस में भी किया था, प्री एक्विजिशन डिविडेंड? तो सेम चीज है, वो भी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये भी रिड्यूस फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 3400। ऊपर कैसे लिखो बता? 2 PL 10 10 24 2 PL 7117। अब क्या करना है? क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च बाई बैलेंस CD। पहले नंबर्स कॉलम को बैलेंस कर ले। 1200 था, 350 बेच दिया, 850। कॉस्ट तेरा निकाला हुआ है 119 कुछ था ना। फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन दिया है 125। बोलो किस पे वैल्यू होगा? कॉस्ट पे। एक बार कर लो ना, नोट लिख देंगे, फिर पहले कर लो फिर नोट लिख दूंगा। ये समझ में आ गया, कॉस्ट में हो गया तो बस बात खत्म है। एक बार डिवाइड करके देख लेना वही वैल्यू आ रहा है क्या। देखो आ रहा है क्या? 109.119.6666 वो आना चाहिए। जब आप पर शेयर यहां पे वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वही आना चाहिए, 119.667। एक ही बात है वो। ऐसे क्वेश्चन इजी था, बस क्या हुआ, वो एक्सेप्शन वाला ट्रीटमेंट डाल दिया इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में। क्या हम लोग कर पाएंगे? मेरे क्लास चलते चलते जितने भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल आएंगे, चाहे वो आरटीपी हो, एमटीपी हो, एग्जाम का पेपर हो, मैं सब क्लास में करवा दूंगा। मेरे क्लास खत्म होने के बाद जो आएंगे वो आपको करने हैं। थोड़ा तो मेहनत करोगे कि जनवरी वाला पेपर भी हम ही लिख दे। डन। तो मेरे क्लास तक जितने भी मटेरियल आते हैं जनरली मैं खुद ही करवा देता हूं। यहां तक क्लियर है? कंप्लीट करें, आगे चलें। वो नोट आप लिख लोगे, वैल्यू एट बैलेंस शीट डेट, कॉस्ट आ जाएगा 119.6667, फेयर मार्केट वैल्यू 125, assuming it to be current investment they shall be valued at cost or FMV whichever is lower, तो valued at 119.7667। डन है बात, वो कर लेंगे हम लोग। एक बार आप आंसर, ओके आंसर है नहीं इसमें, ठीक है छोड़ दो। कंप्लीट करें, आगे चले। ये मेरा राइट शेयर्स वाला बात कंप्लीट हो गया। ये 8 तारीख को आया, आंसर आ गया होगा। ये अभी इसी मंथ में हुआ है टेस्ट। चल एक बार सारे बच्चे समरी बुक में आ जाओ, अपना थोड़ा सा ज्ञान बाकी है वो करके फिर बचे हुए क्वेश्चंस खत्म करेंगे। हाँ ओके ओके ओके, सॉरी मैं तेरा डाउट भूल गया। अभी सुन, बच्चे का डाउट आंसर कर रहा हूं, एग्जाम के लिए इररिलेवेंट है, आंसर कर रहा हूं समझने के लिए, ठीक है। बच्चा क्या बोल रहा है सुन, बोल रहा है सर क्वेश्चन ने आपको लास्ट में जाते हुए बोल दिया ऑल शेयर्स वेयर परचेज्ड ऑन कम राइट बेसिस। तो टोटल जितना रिनाउंसमेंट मनी आया 4000, उससे आपने 3400 कॉस्ट एडजस्ट करके बैलेंस पीएल में डाल दिया। अगर मान लो सर बोलता 1000 शेयर्स बहुत पुराना खरीदा हुआ है बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ राइट, मतलब ये कम राइट बेसिस पे परचेज, खाली ये 200 शेयर कम राइट बेसिस पे परचेज हुआ है, खाली ये 200 शेयर कम राइट बेसिस पे परचेज हुआ है, तो सर आप क्या करते हैं? पहले बच्चे का डाउट समझ में आया कि नहीं? एवरीवन अंडरस्टैंड द डाउट फर्स्ट। बच्चा बोल रहा है क्वेश्चन ने आपको क्लियर किया ऑल शेयर्स परचेज्ड ऑन कम राइट बेसिस, तो आपने वो काम कर दिया। अगर ऑल नहीं बोल के 1000 शेयर पुराना खरीदा हुआ होता, सिर्फ 200 कम राइट बेसिस पे परचेज होता, तो क्या करते? आंसर इज खाली जितना 200 शेयर से रिलेटेड लॉस है उसको कंसीडर करते, और जो 200 शेयर से रिलेटेड
रेनाउंसमेंट मनी आया, उसको वहां एडजस्ट करते हैं। मतलब सुन क्या बोलना चाह रहा हूं, 30, नहीं समझा, सब नहीं समझा, नहीं नहीं सब नहीं समझा, रुक जा भाई। नाम क्या है तेरा, नाम क्या है? पुण्य, पाप कर रहा है तू। चल सुन, ये नाम एक्चुअली इसका कुंभ में स्नान के बाद रखा है, उससे पहले पापी ही था इसका नाम। सुनो, जैन है तो क्या हुआ, हम भी है, पाप तो करते ही हैं। चलो इधर सुनो, बकवास बात करता है, काहे इसको सेक्युलर मतलब काहे घुसेड़ता है बीच में सबको। ठीक है, इस पर भी चर्चा होगा। सुन, 3400 टोटल लॉस था, हां, ये पूरे पोर्टफोलियो पर लॉस था। ठीक, मैं 200 शेयर का लॉस खोजूंगा। अगर मेरे को इंफॉर्मेशन दी अलग से तो बढ़िया है, नहीं तो हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। अगर मेरे को बोल दे ये 200 शेयर से रिलेटेड इतना लॉस है, क्योंकि दोनों अलग अलग प्राइस पे परचेज हुआ है ना, नहीं बोले तो मैं यूनिटरी मेथड, 1200 शेयर टोटल मेरे पास है, तो 200 शेयर का लॉस कितना, डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 200, 567 का लॉस परटेन्स टू 200 शेयर्स। अब सुन, 200 शेयर के ऊपर तेरे को राइट इंटाइटलमेंट कितना मिला, 200 डिवाइडेड बाई 6, 33 शेयर्स का, इंटू ₹20 जो तुमने कमाया रेनाउंस करके, 667, हाँ या ना? अब सुन, 567 का लॉस हुआ उन 200 शेयर में, तो 567 जितना तो एडजस्ट कर देना, और बाद बाकी जितना भी रेनाउंसमेंट बनी है, टोटल 4000 माइनस 567, वो पीएल में ले जाना। जितना इन शेयर्स का रिडक्शन इन वैल्यू है, लॉस है, उतना तुम इधर से कवर कर लेना, बाद बाकी सारा कहां डाल देना, पीएल में। सर मान लो ये सिर्फ 400 होता, सिर्फ 400, तब तो लॉस कितना मैं राइट ऑफ कर सकता, सिर्फ 400 एडजस्ट कर सकता, उसके बाद का जो लॉस है उसको इग्नोर करना पड़ता, और वो वाला जो ओरिजिनल शेयर का मेरा रेनाउंसमेंट बनी है वो तो पीएल में ही जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इन 200 शेयर का रिलेटेड कैलकुलेशन करूंगा, इनका रेनाउंसमेंट मनी कितना और इनसे रिलेटेड लॉस कितना, और उसको हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। जो 1000 शेयर से रिलेटेड है उसको कुछ करने का दरकार नहीं है, वो सीधा पीएल में जाएगा। क्लियर है बात, डन? ठीक है, नहीं पूछेगा? हाँ दीदी, तो आधा आधा करेंगे हम लोग। अगर आधा सब्सक्राइब कर लिया, आधा रिनाउंस कर दिए, तो आधा में देखेंगे हमारा कितना लॉस है, उसके हिसाब से चलेंगे। डन? मतलब मैं ये बोलना चाहता हूं, रिनाउंसमेंट मनी के लिए सिर्फ वो ट्रीटमेंट है, जो आधा सब्सक्राइब कर लिया उसके लिए कुछ करने का दरकार नहीं है। ठीक, अब सुन, ये हो गया मेरा राइट शेयर्स। एक बार समरी बुक में आ जाओ, इक्विटी इन्वेस्टमेंट का 2 पॉइंट मेरा बाकी है, एक बार डिस्कस करना है। डिस्कस क्या करना, लिखवाना है। डिस्कस हो चुका, हमने तो क्वेश्चन भी सारे बना लिए। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखे, लिखे, व्हेन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स आर सोल्ड, डिफरेंस बिटवीन, वर्ड लिख रहा हूं, याद आना चाहिए, नेट सेलिंग प्राइस and carrying amount of those investments, net selling price and carrying amount of those investments shall be treated as gain or loss on sale of investment, shall be treated as gain or loss on sale of investment and shall be transferred to, बोलो कहां जाएगा, पीएल, shall be transferred to पीएल। ये मैं कोई नई लाइन नहीं लिखवा रहा, AS 13 में सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऐसे ही हम लोग ट्रीट करते हैं, तो एकदम सेम वही लाइन मैंने कॉपी पेस्ट की है। जो भी डिफरेंस होगा नेट सेलिंग प्राइस और कैरिंग अमाउंट का, नेट सेलिंग प्राइस क्यों लिखा रहे, ब्रोकरेज वगैरह होगा तो हम माइनस करेंगे उसको, और उसके बाद कैरिंग अमाउंट से कंपेयर करेंगे। जर्नल एंट्री लिख रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट, ये नेट सेलिंग प्राइस, एक लाइन छोड़ के टू इन्वेस्टमेंट्स,
इन इक्विटी शेयर्स, ये कौन सा वैल्यू, कैरिंग अमाउंट, जिस वैल्यू पे बुक में है उसी वैल्यू पे। अगर डिफरेंस लॉस है तो लॉस पीएल में डेबिट हो जाएगा, अगर डिफरेंस गेन है तो गेन पीएल में क्रेडिट हो जाएगा। लॉस और गेन कैसे कैलकुलेट करोगे, सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस ऑन सेल। बोलो ये कौन सा प्राइस आ गया, लेस कैरिंग अमाउंट। बोलिए ये क्या आ गया, गेन और लॉस। नोट, carrying amount can be determined using FIFO और वेटेड एवरेज। पहला प्रेफरेंस हमेशा क्या रहेगा, वेटेड एवरेज। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमारा प्रेफरेंस वेटेड एवरेज है, क्वेश्चन बोल दिया तो जो बोलेगा वही करेंगे। हमने सारे क्वेश्चन किए, सब में एवरेज कॉस्ट ही था। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हम हमेशा एवरेज कॉस्ट पे ही वैल्यूएशन करते हैं। ये हमने प्रैक्टिकली हर क्वेश्चन में कर लिया है, ये सिर्फ बाकी था लिखवाना, मैंने लिखवा दिया। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट पे आओ। बोलिए एट ईयर एंड इन्वेस्टमेंट्स को हम लोगों को क्लासिफाई करना होगा कितने टाइप्स में, दो टाइप्स। नाम बताओ दो टाइप के इन्वेस्टमेंट का, करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट को वैल्यू करेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म को वैल्यू करेंगे कॉस्ट। इफ फेयर मार्केट वैल्यू इज लोअर, बोलिए लॉस विल बी चार्ज्ड टू पीएल। एक क्वेश्चन में याद करो, फेयर मार्केट वैल्यू लोअर था तो बैलेंस सीडी फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से आ गया था, और जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट का डिफरेंस था वो हमने पीएल में ट्रांसफर कर दिया था। लॉस विल बी चार्ज टू पीएल। आप ना यहां समरी में उस क्वेश्चन का रेफरेंस लिख सकते हो अगर आपको याद हो तो क्या होता है, कभी भी आपको ऐसा रहा कि भाई ये कैसे करते हैं, तो उस क्वेश्चन को देखते ही याद आ जाएगा कि देखिए इस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो आप यहां रेफरेंस लिख सकते हो। ये सब इनहैंसमेंट आप खुद पढ़ोगे तभी होगा। जैसे कुछ चीजें हमेशा समरी में लिखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल राइट शेयर्स वाला एक्सेप्शन, कितने क्वेश्चन थे हमारे बुक में, सिर्फ एक। हमेशा उसका नंबर पास में लिख लेना चाहिए कि जब भी एक्सेप्शन पढ़ेंगे वो एक क्वेश्चन हमको देखना है। तो कभी भी कोई टॉपिक से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन होना, उनको मार्क कर लेना चाहिए, क्योंकि वो सब क्या होता है रिवीजन में मैक्सिमम टाइम छूट जाता है। लिखा हुआ रहेगा तो क्या होगा, उसी समय पढ़ के एक बार चले जाएंगे, देख लेंगे, काम कंप्लीट। ठीक, ये मेरा इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स भी खत्म हो गया। तो देख इस चैप्टर में सबसे पहले मैंने शुरू किया था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 से, फिर इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग सिखाया, फिर इन्वेस्टमेंट इन वेरिएबल इनकम सिक्योरिटीज का अकाउंटिंग सिखाया। अगर मैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट वाइज बात करूं तो फिक्स्ड इनकम वेरिएबल से थोड़ा टेक्निकल है, और ओनली वन रीजन, बोलो क्या, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, जिस पर ध्यान रखना पड़ता है। ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, आईपीडी, हर दिन पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसको सिखाने के लिए मैंने तुमको क्या बोला बताओ, वर्किंग नोट, टाइमलाइन बना लो। अगर टाइमलाइन अच्छे से बना लिए तो तुमसे वो गलती नहीं होगा। कर पाएंगे हम लोग पक्का। चैप्टर ऐसे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। एक छोटू सा पॉइंट बाकी है, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स इन एग्जाम, इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट पॉइंट्स इन एग्जाम, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया है, आप भी लिख ले। रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपको अगर याद हो तो मैंने एएस 13 पढ़ाते समय एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कराया था, करेंट इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला। वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एएस 13 का। मतलब ये दो यू कैन नॉट मिस, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। डन। अब सुनना ये पॉइंट तुमको क्या सिखाता है
और किस तरीके से ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। इससे जो बचे हुए क्वेश्चंस बचे हैं ना, वो सब इसी पॉइंट से रिलेटेड है जो हम इसके बाद करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर्स में इन्वेस्ट किया, शेयर्स खरीदा। शेयर्स खरीदने का डेट मैं बता रहा हूं, शेयर्स खरीदने का डेट 17 मई 2024, इस दिन शेयर्स मैंने खरीदा। जब मैंने शेयर्स इनिशियली खरीदा था ना, मेरा इंटेंशन था मैं इन शेयर्स को 2, 3, 4 साल होल्ड करूंगा। इंटेंशन था 2, 3, 4 साल होल्ड करूंगा। बोलिए अगर मेरा इंटेंशन है मेरे को 3, 4 साल होल्ड करना है तो कौन सा इन्वेस्टमेंट? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जब मैं 31 मार्च 2025 को आया, मैंने इसको कॉस्ट पे वैल्यू कर दिया। सही या गलत? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट तो किस पे वैल्यू करते हैं? कॉस्ट पे। मैंने कॉस्ट पे वैल्यू कर दिया। सही है बात? डन। 2026 का जब एंड आया ना, 31 मार्च 2026, मैंने देखा बिजनेस कुछ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से जा रहा है और बिजनेस को ना 2, 3, 4 महीने में पैसे की लंबी जरूरत पड़ेगी। हमने डिसाइड किया जो रिलायंस में हमने इन्वेस्ट कर रखा था, जो हमने सोचा था 3, 4, 5 साल बाद बेचेंगे, उनको हम 2026-27 में लिक्विडेट कर देंगे, बेच देंगे। क्या मेरा इंटेंशन चेंज हो गया? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। आप तो इन्वेस्टमेंट करते हो सरप्लस फंड्स का, कभी आपको अगर पैसे की दरकार पड़ गई तो हो सकता है वो आपको इमीडिएटली बेचना पड़ जाए, हो सकता है। अगर ये इंटेंशन चेंज हो गया 31 मार्च 26 को कि मेरा ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तो क्या तुमको लगता है मुझे वैल्यूएशन के समय ध्यान देना चाहिए इस बात पर? वैल्यूएशन करते समय ध्यान देना पड़ेगा इस बात पर। तो हम लोगों का ऐसा हो सकता है कि हमने इनिशियली इन्वेस्टमेंट परचेज किया था विद एन इंटेंशन टू होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म, बट आगे जाकर मुझे ऐसा लगा नहीं, मुझे इसको बेचना पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, नहीं तो मेरे को जो पैसे का जरूरत है वो पैसे की जरूरत पूरी नहीं हो पाएगी। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको बोलता है कई बार ऐसा हो सकता है कि आपने जिस इंटेंशन से इन्वेस्टमेंट एक्वायर किया था और उसका क्लासिफिकेशन किया था, आगे जाकर वो इंटेंशन बदल जाए। अगर इंटेंशन बदल जाएगा तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन को भी बदल लेना चाहिए, हाँ या ना? क्लासिफिकेशन को भी बदल लेना चाहिए। अब ये क्लासिफिकेशन जब बदला जाएगा तो वैल्यूएशन कैसे होगा वो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इस पॉइंट पे सिखाएगा, रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट में, कि भैया अगर हम लॉन्ग टर्म से उसको करंट में ट्रांसफर कर रहे हैं तो वैल्यू क्या होना चाहिए, अगर मैं उसको करंट से लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर कर रहा हूं तो वैल्यू कैसे करना चाहिए। ये हम लोगों को अब ये पॉइंट सिखाने वाला है। इसका दूसरा एग्जाम्पल भी हो सकता है। मान ले मैंने ना 25 मार्च 2024 को रिलायंस का इक्विटी शेयर्स खरीदा। जब खरीदा तो मेरा इंटेंशन था 6 महीना 7 महीना में प्राइस अच्छा बढ़ेगा, माल बेच के निकल जाएंगे। बोला ऐसा इंटेंशन है तो ये क्या बोल के क्लासिफाई करूं? करंट। मैंने 31 मार्च 25 को करंट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वैल्यूएशन किया और बैलेंस शीट में इसको दिखा दिया। जब 25-26 आया तो मैंने बोला यार नहीं, ये शेयर अभी बेचेंगे नहीं। कोई ऐसी न्यूज आई, कोई ऐसी बात हुई और मेरे को पैसे का दरकार भी नहीं था, तो मैंने बोला अभी नहीं बेचते हैं, रिलायंस कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, थोड़ा साल रख लेंगे तो और वैल्यू बढ़ जाएगा। हमने डिसाइड किया 2025-26 में कि वी विल होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट एंड वी विल नॉट सेल इन 5-6 मंथ्स डाउन द लाइन, हम नहीं बेचेंगे। तो क्या हमारा इंटेंशन चेंज हो गया? अगर इंटेंशन चेंज हो गया तो हम लोग अब आगे से जब वैल्यूएशन करेंगे तो हमें वैल्यूएशन पर नए तरीके को, नए क्लासिफिकेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है कि जो इन्वेस्टमेंट इनिशियली आपने करंट क्लासिफाई किया था, आगे जाकर उसे लॉन्ग टर्म क्लासिफाई करना पड़े, या फिर जो आपने इनिशियली लॉन्ग टर्म क्लासिफाई किया था आगे जाकर करंट क्लासिफाई करना पड़े। इसको हम लोग बोलते हैं रीक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। रीक्लासिफिकेशन वर्ड का मतलब समझ में आया? तो बता रीक्लासिफिकेशन करने का रीजन क्या होता है? चेंज इन इंटेंशन टू होल्ड। Change in intention to hold is the reason for reclassification of investment. अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमको यह सिखा रहा है जब भी आप रिक्लासिफिकेशन करोगे, करंट से लॉन्ग टर्म ले आओगे, लॉन्ग टर्म से करंट ले आओगे, जब रिक्लासिफिकेशन होगा उस समय आपको किस तरीके से वैल्यूएशन करना है और नए क्लासिफिकेशन में उसको शिफ्ट करना है। बोला चेंज इन इंटेंशन टू होल्ड इज नॉट अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। आप कोई अपना अकाउंटिंग प्रिंसिपल चेंज नहीं कर रहे हो, आपका इंटेंशन, एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया है।
बोला जब भी एक्सपेक्टेशन इंटेंशन चेंज होता है ना, तो आपको पुराने सालों में जाकर चेंजेस करने का जरूरत नहीं है, जो भी करना है प्रोस्पेक्टिवली कर लो। क्या कर लो? प्रोस्पेक्टिवली। मतलब अगर मैं आप करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहा हूं, तो तुम ये मत बोलना सर लास्ट ईयर तो आप गलत दिखाए थे, जाके उसको भी चेंज कीजिए। उस समय का इंटेंशन क्या था? करंट। तो उस समय का वैल्यूएशन क्या था? बिल्कुल सही। अब जो चेंज करना है अभी से करो, पुराने सालों में कुछ करने का जरूरत। तो जब भी मेरा चेंज इन इंटेंशन के कारण चेंजेस होगा, मैं उसका इफेक्ट हमेशा बोलो क्या दूंगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दूंगा। प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब जानते हो? आज से देना है, जो करना है आज के बाद से करो, पुराना वाला साल का कोई चेंज करने का दरकार नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 बोला नंबर 1, रिक्लासिफिकेशन करना क्यों पड़ेगा? बोला अगर आपका चेंज होता है इंटेंशन टू होल्ड द इन्वेस्टमेंट, तो आपको रिक्लासिफिकेशन करके उसको सही से दिखाना पड़ेगा। नंबर 2, रिक्लासिफिकेशन का जो इफेक्ट हम लेंगे, वैल्यूएशन जब हम करेंगे, तो हम हमेशा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेंगे, हम रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं लेंगे। अब मैंने बोला प्रोस्पेक्टिव का मतलब, देख क्या बोल रहा है। बोला अगर करंट इन्वेस्टमेंट्स को आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में रिक्लासिफाई कर रहे हो, आज तक वो क्या था? करंट। आगे जाकर वो क्या बन रहा है? लॉन्ग टर्म। तो आज जब आप एक बार वैल्यूएशन करोगे ना, आज वैल्यूएशन करंट के हिसाब से करके इसको यहां पर फ्रीज कर दो। इसके बाद जब भी वैल्यूएशन होगा, तो किसके हिसाब से वैल्यूएशन होगा? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वैल्यूएशन होगा। बोला आज अगर ये करंट इन्वेस्टमेंट था और आगे से आप इसको लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर रहे हो, तो आज का जो वैल्यूएशन है वो किसके हिसाब से होना चाहिए? करंट के हिसाब से होना चाहिए। तो फॉर द पर्पस ऑफ रिक्लासिफिकेशन जब आप वैल्यू निकालोगे, आपका वैल्यू होगा, करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होता है कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। आज तक का जो भी तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू का नुकसान है, उसको पीएल में ले जाओ, क्योंकि आज तक वो करंट था। अब आगे से ये जो वैल्यू हो गया, ये हो गया तुम्हारा इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इसके बाद हमेशा किस पर वैल्यू होगा? कॉस्ट पर वैल्यू होगा, उसका बार बार वैल्यू चेंज करने का दरकार नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। जो किया हुआ है वो सही है, आज के हिसाब से कर लो, जो आपको चेंज करना है वो कब से करना? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बनने के बाद करना। तो बोला अगर करंट से लॉन्ग टर्म जा रहे हैं, तो वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ रिक्लासिफिकेशन, वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ रिक्लासिफिकेशन विल बी, बोल क्या बोला मैंने? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और अगर फेयर मार्केट वैल्यू लोअर है, तो बोल क्या करना पड़ेगा? जो भी लॉस है वो कहां जाएगा? पीएल में जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। आज ये करंट है, तो करंट के हिसाब से वैल्यूएशन होगा, और इसके बाद से वैल्यूएशन किसके हिसाब से होगा? लॉन्ग टर्म। मैं इसके नीचे लिखूंगा द वैल्यू कैलकुलेटेड अबव becomes the cost of long term investment, becomes the cost of long term investment। और इसके बाद जब भी वैल्यूएशन करोगे, तो किसके ऊपर करोगे? इसी वैल्यू के ऊपर, कॉस्ट पे करोगे, बार बार वैल्यू चेंज करने का दरकार नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट। इसको हम लोग बोलते हैं डीम्ड कॉस्ट। क्या बोलते हैं? डीम्ड कॉस्ट। आज तुमने ये वैल्यू निकाला, अब ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डीम्ड कॉस्ट है। इसके बाद से हमेशा तुमको इसी वैल्यू पर वैल्यू करना है, अनलेस देयर इज अ परमानेंट डिक्लाइन। वो होगा तो कंसीडर करना। पहले बोल, जिस दिन रिक्लासिफिकेशन होगा करंट से लॉन्ग टर्म, हमको उस दिन वैल्यूएशन किसके बेसिस पे करना होगा? करंट के बेसिस पे। करंट के बेसिस का वैल्यू मतलब कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और ये जो वैल्यू आएगा, अब मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का क्या बन जाएगा? कॉस्ट। और फिर आगे मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वैल्यूएशन करूंगा। क्या प्रोस्पेक्टिव वर्ड का मतलब समझ में आया? जो करना है आगे से करना है, पुराना वाला कोई चेंज करने का दरकार नहीं है। अगर ये समझ में आया, तो बता जब लॉन्ग टर्म से करंट में आएंगे, तो आज क्या है? लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म है तो किस पे वैल्यू करेंगे? कॉस्ट। मैं ऐसे बोल रहा हूं, कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट हो सकता है, कॉस्ट या कैरिंग अमाउंट हो सकता है। कोई परमानेंट डिक्लाइन हमने पास्ट में रिकॉर्ड किया, मान ले खरीदा था 100 रुपए पर, 2 साल पहले एक परमानेंट डिक्लाइन हुआ था, जिसके कारण वैल्यू हो गया 80। तो आज किस वैल्यू पे चल रहा है? 80। तो आज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम तो 80 पे दिखाएंगे, अनलेस वो डिक्लाइन रिवर्स हो गया हो। डिक्लाइन रिवर्स होगा तो मुझे प्रॉफिट रिकॉर्ड करना है। तो मैं बोलूंगा जिस वैल्यू पे आपने अभी तक दिखा रखा है, उसी वैल्यू पे आपको रिक्लासिफिकेशन करना है। और अब जैसे ये करंट बन गया, इसके बाद वैल्यूएशन आप कैसे करोगे? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज, और ये जो आपने वैल्यू लिया, ये आपके करंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉस्ट। तो मैं बोलूंगा वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ रिक्लासिफिकेशन,
वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ रिक्लासिफिकेशन विल बी कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एज द केस में बी। अगर आपका कॉस्ट पे ही चल रहा है तो वही ले लो, अगर आपका किसी और वैल्यू पे चल रहा है बिकॉज ऑफ परमानेंट डिक्लाइन तो वो वैल्यू ले लेना। कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एज द केस में बी, एंड दिस वैल्यू बोलिए बिकम्स कॉस्ट ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट। और अब आगे जाकर जब वैल्यू करोगे तो कैसे करोगे? कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। तो सबसे पहला रिक्लासिफिकेशन करना क्यों पड़ेगा? आंसर, अगर आपका इंटेंशन चेंज हो जाए ऑफ होल्डिंग दोज इन्वेस्टमेंट। नंबर टू, रिक्लासिफिकेशन क्या कोई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या ये इंटेंशन का चेंज है? इंटेंशन का चेंज होता है तो उसका इफेक्ट हम लोग रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं करते, क्या करते हैं? प्रोस्पेक्ट। जब से मेरा एक्सपेक्टेशन चेंज हुआ तब से मैं अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को चेंज करूंगा। आज जो इन्वेस्टमेंट था जिस क्लासिफिकेशन में, उसके हिसाब से वैल्यूएशन करके अब आगे से तुमको नया वाला वैल्यूएशन यूज करना पड़ेगा। तो अगर मैं करंट से लॉन्ग टर्म में जा रहा हूं, आज के दिन मैं उसको वैल्यू करूंगा करंट के हिसाब से, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। अगर लॉन्ग टर्म से करंट में आ रहा हूं तो आज के दिन में वैल्यू करूंगा कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट एज द केस में भी, और आगे से फिर मैं उसको वैल्यू करूंगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोलिए प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट किसको बोलते हैं? ये बात क्लियर है? अब तुम मेरे को बताना, मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं जहां गलती होती है बच्चे से। मेरा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर मैंने खरीदा था 17/5/2024 को। 3-4 साल होल्ड करने का सोचा था। 2 साल 3 साल बाद मैंने डिसाइड किया मैं इसको बेच रहा हूं। क्या ये रिक्लासिफिकेशन का काम है? रिक्लासिफिकेशन कब होता है? जब सर आपको अभी लग रहा था मैं 2-3 साल होल्ड करूंगा, बट आपने डिसाइड किया अब होल्ड नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर ही बेच देना है, तब तो रिक्लासिफिकेशन। मान ले मैं करंट ईयर में ही मैं डिसाइड किया बेचना और मैंने बेच भी दिया। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच ही दिया तो ये सब करने का दरकार नहीं है। फिर जो सेल की अकाउंटिंग सिखाई थी सीधा वो कर लेना और अपने आप प्रॉफिट लॉस एडजस्ट हो जाएगा। आपको ये सब कुछ करने का दरकार, मान लो सर 2 साल ही हुआ, 2 साल हुआ, 1 साल का बीच में चल रहा था, मेरा इच्छा हुआ कि बेचना है, पैसा चाहिए, मैंने बेच दिया। अगर आपने बेच ही दिया फिर वो रिक्लासिफिकेशन का कुछ करने का दरकार, क्योंकि जब बेचोगे तो असली प्रॉफिट लॉस निकल के सब एडजस्ट हो जाएगा। आपको अलग से ये सब वैल्यूएशन का कारनामा करने का दरकार, वैल्यूएशन ये सब कब दरकार पड़ेगा? आपने रिपोर्टिंग डेट पर देखा मेरा पहले इंटेंशन था मैं इसको 2-3 साल होल्ड करूंगा, अब आपका इंटेंशन है मैं 6 महीने में बेच दूंगा। अभी बेचा नहीं है, बेच दूंगा, तब तो रिक्लासिफिकेशन में जाओ। अगर तुम सीधा ही लेके बेच दिए, निकाल दिए, खत्म कर दिए तो रिक्लासिफिकेशन वगैरह कुछ नहीं करना है, सीधा सेल का अकाउंटिंग करो, प्रॉफिट लॉस बुक करो। धन्यवाद। तो ये जो रिक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग है ये हम लोग नॉर्मली रिपोर्टिंग डेट पर करते हैं, जब हमारा इंटेंशन हमको लगता है जो पहले था वो नहीं है। अगर तुमने बेच दिया तो ये सब कुछ मत करना, सीधा सेल का अकाउंटिंग करना, ये सब करने का दरकार नहीं है। मैंने रिलायंस का शेयर खरीदा था, सोचा था 3 साल होल्ड करूंगा, 2 साल चल रहा था, सेकेंड ईयर चल रहा था, उसमें से कुछ शेयर मैंने बेच दिया, वोल्टेज आया गया। एक बंद कर दे, यहां से देख के तो लग नहीं रहा है बारिश। ऐसे कभी कभी होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी को भी डांस करने का मन करता है ना। वापस 3 साल के लिए सोचा था मैं इसको होल्ड करूंगा, सेकेंड ईयर चल रहा था, उसमें से 200 शेयर मैंने निकाल के बेच दिए। क्या ये 200 शेयर के लिए मेरे को रिक्लासिफिकेशन का एडजस्टमेंट करना है? नहीं, बट हो सकता है जो बचे हुए शेयर्स हो, अब आप सोच रहे हो कि मैं 6 महीने में बेच के नक्की कर दूंगा, तो ईयर एंड पे फिर उसका रिक्लासिफिकेशन का काम करना पड़ेगा। बट जो बेच दिया वहां पर आपको ये सब कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधा सेल का अकाउंटिंग करो, प्रॉफिट लॉस इमीडिएटली बुक कर लो। बेच ही दिए तब आपको रिक्लासिफिकेशन करने का दरकार। रिक्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन तो तब होगा ना जब वो तुम्हारे पास बैलेंस शीट डेट पर पड़ा हो। अगर बैलेंस शीट डेट पर ही अवेलेबल नहीं है, बेच बुचा दिए, तो क्या रिक्लासिफिकेशन करना है? क्लियर है बात? ये हम लोगों को ना एग्जाम में 5 मार्क का सेपरेट क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। तुमको 2-3 केस देगा, बोलेगा ऐसा ऐसा हुआ, आप बताइए किस वैल्यू पर रिक्लासिफिकेशन करना है। जैसे मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 5, मैंने क्वेश्चन 5 पहले छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 5,
इंस्टीट्यूट 5 मार्क में ये क्वेश्चन कम से कम 6-7 बार एग्जाम में पूछ चुका है, पास्ट टर्म्स में सेम क्वेश्चन 6-7 बार पूछ चुका है। ABC Limited wants to reclassify its investment in accordance with AS 13. Decide and state on the amount of transfer based on the following information. Amount of transfer मतलब किस वैल्यू पे आप रिक्लासिफिकेशन करोगे, किस वैल्यू पे आप रिक्लासिफिकेशन में ट्रांसफर करोगे, करंट से लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म से करंट पे लेके आओगे। A portion of current investment purchased for 20 lakhs to be reclassified as long term as the company decided to retain them. कंपनी का इंटेंशन चेंज हो गया, पहले इंटेंशन था बेच के नक्की कर देंगे, अब डिसाइड क्या कर रहा है, रिटेन करेंगे, तो फिर उसको हम लोग को लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करना होगा। मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 25 lakhs, जिस दिन रिक्लासिफिकेशन हो रहा है 25 lakhs। तो हम लोग अगर करंट इन्वेस्टमेंट था तो लास्ट वैल्यूएशन करेंगे कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितना 20, फेयर मार्केट वैल्यू कितना 25, तो किस पर वैल्यू करेंगे 20, तो यहां पर मेरा वैल्यूएशन हो जाएगा 20 lakhs। हम लोग लिखेंगे आंसर, तो भी एक बार शॉर्ट में लिखो ना। अनदर पोर्शन ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 15 lakhs टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, मार्केट वैल्यू ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट इज 6.5 lakhs। करंट से लॉन्ग टर्म जा रहा है, तो आज तो करंट है तो किसके हिसाब से वैल्यू होगा, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। बोलो कौन सा लोअर है, 6.5 lakhs। 15 लाख 6.5 lakhs, विच एवर इज लोअर 6.5 lakhs पे वैल्यू होगा, और जो डिफरेंस है आपका कैरिंग अमाउंट और इस वैल्यू में वो कहां जाएगा, पीएल में जाएगा। सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसीडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पस, कुछ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जिनको अब हम होल्ड नहीं करना चाहते, टू बी रिक्लासिफाइड एज करेंट। ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख था, बट देयर हैड बीन रिटन डाउन टू 12 टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पररी डिक्लाइन। 18 लाख पे खरीदे थे, बट एक साल उसको हमें राइट डाउन करना पड़ा था, और आज के दिन उसका कैरिंग अमाउंट 12 लाख है। तो आज के दिन किस पे चल रहा है 12 लाख, तो हम रिक्लासिफाई किस पे कर देंगे 12 लाख, और इसके बाद वैल्यू किस पर होगा, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये 12 लाख कॉस्ट हो गया, और इसके बाद जैसे जैसे फेयर मार्केट वैल्यू चेंज होगा मेरे को उसको कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है बात, डन। लिखे आंसर टू क्वेश्चन 5, पेज नंबर बोल 3। आप चाहो तो पहले प्रोविजन लिख दो, फिर एबीसी करके आंसर लिख देना, क्योंकि दोनों टाइप का चीज पूछा है ना, तो वैसे कर सकते हो, या चाहो तो जैसे जैसे पॉइंट पे आए वैसे वैसे कर लेना। मैं लिख रहा हूं पहले प्रोविजन। एज पर AS 13, नाम क्या है रे, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स, इफ करंट इन्वेस्टमेंट्स are reclassified as long term, value for purpose of reclassification shall be, बोलना, cost or fair market value whichever is lower। If long-term investments are reclassified as current, they shall be valued at, बोलना, cost or carrying amount as the case may be। मतलब जिस वैल्यू पे चल रहा है उसी वैल्यू पे आगे बढ़ा लेना, cost or carrying amount as the case may be। अब नंबर ए, पहला केस में क्या हुआ, करंट इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। मेरे को बता कॉस्ट कितना 20 lakhs, फेयर मार्केट वैल्यू 25 lakhs, अमाउंट ऑफ ट्रांसफर या वैल्यू ऑफ ट्रांसफर बोलिए ₹20 lakhs, लोअर ऑफ द टू।
मुझे बार बार नहीं लिखना कि आप इसको कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विचएवर इज लोअर करो, क्योंकि वो ऑलरेडी लिख दिया है मैंने। नंबर बी, करेंट इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। सेकेंड में भी सेम है, रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म। बोलिए कॉस्ट कितना, 15 लाख। फेयर मार्केट वैल्यू 6.5 lakhs। तो अमाउंट ऑफ ट्रांसफर दोनों में विच एवर इज लोअर 6.5 lakhs। अब बताइए, सब क्वेश्चन अगर 5 मार्क में आएगा तो कोई दिक्कत होगा? इजी मार्क्स से, फ्री का मार्क्स है। इन्वेस्टमेंट चैप्टर इज एन इजी गो चैप्टर फॉर एग्जाम। आएगा तो पूरा मार्क्स देकर जाएगा। नंबर सी, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करेंट। कॉस्ट 18 lakhs, कैरिंग अमाउंट 12। ये कॉस्ट से अलग क्यों हो गया रे सर? परमानेंट डिक्लाइन हुआ होगा किसी साल तो हमने उसको राइट डाउन कर दिया था। बोलिए अमाउंट ऑफ ट्रांसफर ₹12 lakhs। जिस वैल्यू पे चल रहा है उसी वैल्यू पे ट्रांसफर कर लो। अब ये मेरे करंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट हो गया। आगे से मैं वैल्यू करूंगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ऐसा कोई बात जो किसी बच्चे को समझ में नहीं आया, आप पूछ लो। इजी? नहीं लिखने की जरूरत है। एक्चुअली लॉस जो अपने बात करते हैं ना, अपने कॉस्ट से नहीं कंपेयर करते। अभी कैरिंग अमाउंट क्या चल रहा था उससे कंपेयर करते हैं। मान ले अभी मेरा बुक्स में 15 लाख तो जिस दिन खरीदा था, अभी मान ले मेरे बुक्स में चल रहा था 12 लाख और अब वो 6.5 लाख हो गया, तो मैं उतना ही तो पीएल में ट्रांसफर कर पाऊंगा ना, क्योंकि वो मेरे को कैरिंग अमाउंट पता नहीं तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि पीएल में कितना जाएगा। है ना बात? अगर कैरिंग अमाउंट बताता तो मैं बताता इतना अमाउंट पीएल में ट्रांसफर कर दीजिए। क्लियर? एक क्वेश्चन होमवर्क सेक्शन में है, जाके चेक करो, वो होमवर्क बाकी था खाली। क्वेश्चन 2 वो आपका आज का होमवर्क है। नेक्स्ट ईयर बोल ले, या जब आप जिस रिपोर्टिंग पीरियड बना रहे हो, ये क्लोजिंग बैलेंस ये लेना है आपको। क्लोजिंग और नेक्स्ट, हाँ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्या था? 2। होमवर्क लिखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया, डन। एक क्वेश्चन अब हमारा बाकी है पूरी बुक में, क्वेश्चन नंबर 18। आइए उसको सॉल्व करते हैं। ये गुड क्वेश्चन की कैटेगरी का है। 3 स्टार है क्या? ये एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 18, लास्ट क्वेश्चन। इससे पूरा रिवीजन हो जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर। करें शुरू? सर तो इसके बाद छुट्टी? हाँ छुट्टी, बस एक चीज बाकी है, उसके बाद छुट्टी। अरे तो हम तुमको 1.5 घंटा बोले तो हम दे देंगे, तो हमको पता है ना, तुम करो ना क्वेश्चन। मिस्टर जेड मेड फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 2021, अंडरलाइन 2021। कल ना एएस वॉल्यूम 1 लाना है, कॉपी वॉपी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एएस का वॉल्यूम 1 चाहिए। वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। फाउंडेशन में पढ़ा हुआ है, आपको ऑलरेडी पहले से आता है, हम लोग बस उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे और नए क्वेश्चंस करेंगे। एएस 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वॉल्यूम 1 लाना है एएस का। इन्वेस्टमेंट 1, 8% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैविंग फेस वैल्यू 100। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड इनकम की वेरिएबल इनकम, फिक्स्ड इनकम। 1/6/2020 को परचेज किया 36,000 बॉन्ड, 86 कम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन 30th September एंड 31st March एवरी ईयर। बोलो आईपीडी देखा? आईपीडी 31st March, मेरा ईयर एंड भी क्या है 31st March, तो कोई अक्रूड वाला केस नहीं आएगा, बच गए, काम कम होगा। 15 फरवरी को 24,000 बॉन्ड बेच दिया, 92x इंटरेस्ट। एक परचेज है, एक सेल है। फिर बोला इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन 30 सितंबर एंड 31st March। अच्छा क्वेश्चन है, वापस बताया तुमको कि भैया इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है। क्या इसके लिए टाइमलाइन बनाना पड़ेगा? कोई अक्रूड वक्रूड है नहीं, बिना टाइमलाइन के भी हमारा फटाफट काम हो जाएगा।
5 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मेरे को बॉन्ड्स का अकाउंट बना के दो। बस बॉन्ड्स का इतना ही बात है, एकदम अलग करके दे दिया तुमको क्वेश्चन में। बॉन्ड्स का अकाउंट बना के दो। हाफ अ मंथ, ठीक है। हाफ अ मंथ ले लीजिए, डेज काउंट मत कीजिएगा।
मेरा लेजर रेडी हो गया, वेरी गुड। रिकंसाइल हो गया। 84.6666 आ रहा है क्या कुछ? वही हमारा एवरेज कॉस्ट था, 84.6666। इंटरेस्ट भी रिकंसाइल कर लिया। सुनना, ऐसे बोल रहा हूं सिंपली, इस पे 10 महीने का और इस पे माइनस कर दो 1.5 मंथ्स का। वो 10 महीने के लिए होल्ड किया, बट 1.5 महीने पहले बेच दिया था, तो लास्ट 1.5 महीने का उस पर नहीं मिलेगा। आपका फटाफट आ जाएगा 216। पहले क्लास में जब बताया था और अब जब आप कर रहे हो, आप देखोगे आपको बहुत कंफर्ट फील होगा कि हाँ ये तो कर सकते हैं। बस खाली आपको वो पीरियड देखना है, कितने पीरियड तक इन्वेस्टमेंट होल्ड किया। ठीक, इस लेजर में किसी को डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूंगा इक्विटी में। दिखाना चाहिए, अगर क्वेश्चन 10 मार्क का है तो दिखाना चाहिए, 5 6 7 मार्क का है तो फटाफट करके आगे निकल जा, मतलब वही ब्रैकेट में दिखा दे, +1% +2%। आगे चलूं? अब मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट में जा रहा हूं। इन्वेस्टमेंट 2, इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, फेस वैल्यू 10 रुपया। 1/4 को ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है 8000 शेयर्स, बुक वैल्यू 190। 1/5 को परचेज 7000 शेयर 230 कम राइट बेसिस, ब्रोकरेज 1% वॉज पेड इन एडिशन, 1% का ब्रोकरेज। 15/6 को कंपनी ने अनाउंस किया बोनस 2 फॉर एवरी 5। कैलकुलेटर, मेरे पास कितना शेयर्स है? 15,000, 2 फॉर एवरी 5, 6,000 शेयर्स का बोनस मिला मेरे को। धन्यवाद। आगे फिर 1/8 को कंपनी ने राइट इश्यू अनाउंस किया 1 फॉर एवरी 7। तो बता बोनस के बाद मेरे पास कितने शेयर्स हो गए? 21। 1 फॉर एवरी 7 मतलब 3,000 का राइट इंटाइटलमेंट, 3,000 शेयर का एट 230 पर शेयर। इंटायर मनी आपको पे करना है 31 अगस्त तक। 25/8 को राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 30% वॉज सोल्ड एट 75 पर शेयर, रिमेनिंग राइट्स वेर सब्सक्राइब्ड। 30% तो हमने बेच दिया, रिमेनिंग हमने सब्सक्राइब कर लिया। सुनना, 3,000 में 30% बेच दिया, 900 शेयर का राइट सेल कर दिया और 2100 शेयर्स का राइट परचेज कर लिया। डन। फिर मेरे को बोला 15/9 को डिविडेंड मिला 6 रुपया पर शेयर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20। लास्ट ईयर का डिविडेंड अभी चल रहा है 2021, मेरे को डिविडेंड मिला फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, लास्ट ईयर का। ध्यान से, लास्ट ईयर का आपको देखना होगा, प्री या पोस्ट, डिपेंडिंग आपने शेयर्स कब खरीदा है। शेयर्स इस साल खरीदा, डिविडेंड लास्ट ईयर का मिला तो प्री एक्विजिशन, शेयर्स पहले से खरीदा हुआ था, पोस्ट एक्विजिशन। आगे देख एक लाइन बोला वॉज रिसीव्ड ऑन 16/9, फिर बोला नो डिविडेंड पेएबल ऑन राइट एंड, खुद ही बता दिया कि बोला ये डिविडेंड हम लोग राइट और बोनस पर नहीं देंगे। फिर 7,000 शेयर सेल किया 1/12 को, 1% ब्रोकरेज लगा। रिसीव किया इंटरिम डिविडेंड 3 रुपया पर शेयर फॉर 2021। करंट ईयर का डिविडेंड है, करंट ईयर का डिविडेंड तो नंबर 1 पोस्ट होगा और ये बोनस और राइट पर भी मिलेगा। हाँ, सेल करने के बाद जो बचा हुआ शेयर है, आपने सेल किया है, उसके बाद जितना शेयर्स बचा उसके ऊपर आपको मिलेगा। लास्ट में 31 मार्च को शेयर्स वेयर कोटेड इन द स्टॉक एक्सचेंज एज 260, कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। यहां तक काम कंप्लीट हो गया। नीचे कुछ और बोला, बोथ इन्वेस्टमेंट्स हैव बीन क्लासिफाइड एज करंट इन द बुक्स ऑफ जेड। दोनों इन्वेस्टमेंट, बॉन्ड्स और ये करंट इन्वेस्टमेंट है। ऑन 15th में जेड्स डिसाइड टू रिक्लासिफाई इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बीच का डेट दिया, नॉर्मली हम लोग बीच में नहीं करते हैं, हम लोग कब करते हैं? रिपोर्टिंग डेट पर करते हैं। बट ये बोला है 15th में को किया है तो हम इसको डॉज नहीं करेंगे, जो बोला है वो मान लेंगे। करंट से लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, अगर करंट से लॉन्ग टर्म जाएंगे तो वैल्यू करना होगा कॉस्ट और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, यानी 15th में को वापस एक बार वैल्यूएशन करना होगा। इस दिन तुम्हारा फेयर मार्केट वैल्यू देख कितना दिया हुआ है? 180। तो उस दिन हमको उस दिन का कॉस्ट निकालना पड़ेगा, फेयर मार्केट वैल्यू से कंपेयर करके वैल्यूएशन करना पड़ेगा। मेरे को क्या क्या बोला है सुन,
प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट इन दी बुक्स फॉर 2021। इन्वेस्टमेंट अकाउंट सिर्फ 2021 का बनाना है, लेजर अकाउंट सिर्फ 2021 का बनाना है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर 2021 बेस्ड ऑन दी अबव इंफॉर्मेशन, पीएल अकाउंट बनाना है 2021 का। सजेस्ट वैल्यू एट विच इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर शुड बी रिक्लासिफाइड इन अकॉर्डेंस विद एएस 13। उसका सिर्फ पूछ रहा है किस वैल्यू पे रिक्लासिफिकेशन करना है, उसका अकाउंटिंग हमसे नहीं मांग रहा है, सिर्फ बोल रहा है किस वैल्यू पे रिक्लासिफिकेशन करना है बता दीजिए। डन है बात। पहले हम लोग ना 20-21 का इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना के रेडी करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। और ये ना कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, बता क्यों? बोनस है, राइट है, प्री एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, सेल है, परचेज है, सब कुछ है इस क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, आप खुद से बनाओ, मैं 2 मिनट बाद चालू करूंगा, आप खुद से ट्राई करो। नहीं है, क्योंकि प्राइस फॉल का कोई डिटेल नहीं है। शेयर्स परचेज कुछ कम राइट पे किया है, बट शेयर का प्राइस फॉल हुआ है ऐसा कोई इंडिकेशन। हम लोग बोलते हैं दोनों कंडीशन होना चाहिए, कम राइट बेसिस पे परचेज किया एंड शेयर्स का प्राइस गिर गया आफ्टर एक्स राइट, तो आफ्टर एक्स राइट वाला कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हमारे काम का नहीं है।
एक बार राइट की वर्किंग चेक कर लो। 3,000 राइट इंटाइटलमेंट था, 30% सेल कर दिया 900, उसका अनाउंसमेंट मनी इनकम पीएल में जाएगा और 2100 खरीद लिया। किस दिन खरीदा, डेट बताया है शायद 25/8 टू बैंक 2100 शेयर्स इंटू 230 483। ये हो गया राइट का। अब डिविडेंड रिसीव हुआ, हाँ नहीं, यहां पे तेरे को डेट दिया हुआ है जिस दिन हमने सब्सक्राइब किया है। कोई डेट नहीं देता सब्सक्राइब का तो हम 31 अगस्त देते। 31 अगस्त तक करना है, इट्स द लास्ट डेट। अगर मैंने 25 को कर लिया तो मैं 25 की डेट दूंगा ना। अगर कोई डेट नहीं होती तो हम लोग बोलते हैं कि भैया हमने 31 को सब्सक्राइब किया ऑन द लास्ट डे। डिविडेंड फॉर 1920 बता तो, डिविडेंड रिसीव्ड किन शेयर्स पर होगा? सिर्फ पहला दो 15,000 शेयर्स पर इंटू 6 90,000। अब सुन, इस 15 में 8,000 शेयर तो पुराना खरीदा हुआ है, उसका डिविडेंड पोस्ट डिविडेंड पीएल में जाएगा, और जो 7,000 शेयर करेंट ईयर में खरीदा है उसके लिए प्री डिविडेंड। तो मैं इसको दो पार्ट में लिख रहा हूं। डिविडेंड ऑन 8,000 शेयर्स ओपनिंग बैलेंस will be treated as post acquisition. Dividend on 7,000 shares purchased will be treated as pre acquisition. Pre acquisition adjusted from cost, post acquisition credited to PL. ये क्लियर है, ये हमने किया था बहुत सारे क्वेश्चंस में। ऐसे लिखो, बाई बैंक 16/9 को मिला, बाई बैंक 7,000 इंटू 6 42,000, कॉस्ट एडजस्ट होगा 48,000 पीएल में जाएगा। 7,000 इंटू 6 8,000 इंटू 6, टोटल देख 90,000 हो गया। कुछ कॉस्ट से एडजस्ट होगा, कुछ पीएल में जाएगा। नेक्स्ट, 1/12 को मैंने शेयर्स बेचा, बाई बैंक कितना शेयर बेचा रे? 7,000 शेयर। 260 माइनस 1% ब्रोकरेज 257.4 पे बेचा। 18,01,800 बेचा तो क्या कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ 7,000 शेयर्स, नेट सेलिंग प्राइस 18,01,800, कॉस्ट ऑफ 7,000 शेयर्स 1,520 प्लस 16,26,100 प्लस 483 माइनस 42,000 डिवाइडेड बाई टोटल शेयर्स बता 23,100 इंटू 7,000 शेयर्स। ये आ रहा है 155.2857। ये आ रहा है 10,00,000
87,000। बोल प्रॉफिट कितना? 7,14,800। आ गया? ये प्रॉफिट है, कैसे दिखाऊं? 2PL 714,800। फिर डिविडेंड मिला 25 तारीख को। ये पूरा का पूरा डिविडेंड मेरा इनकम होगा। पहले बताना कितने शेयर्स मेरे पास है? 16,100 शेयर्स, और एक एक पे मेरे को कितना रुपए का डिविडेंड मिला? 3 रुपया। 48,300 ये मेरा डिविडेंड। 16,100 शेयर पे 3 रुपया। पूरा पोस्ट है, डिविडेंड कॉलम में चला जाएगा। क्वेश्चन खत्म। 31 मार्च 21 बाई बैलेंस सीडी 23,100, 23,100, 16,100। कॉस्ट मेरा निकला हुआ है 155। फेयर मार्केट वैल्यू है 260। बोल किस पे वैल्यू करूं? कॉस्ट पे। तो एक बार वैल्यू कर लेता हूं। नोट तुम लोग बना लेना, कॉस्ट फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। ये आ रहा है 43,900 माइनस 42,000 माइनस 18,01,800, 25,01,100। डिवाइड करोगे ना 155.2857 आएगा। ये रिकंसिलिएशन है। डिविडेंड का कुछ करना नहीं है। बोलो डिविडेंड इनकम 96,300 कहां जाएगा? 2PL। ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन था, इसमें सारे एडजस्टमेंट्स मैक्सिमम थे। राइट शेयर्स के एक्सेप्शन को छोड़ दो तो सब कुछ था इसमें। हाँ, -42 करना भूल गया होगा। $8,000 शेयर्स मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में थे। ओपनिंग बैलेंस मतलब, ठीक है, आ गया? ठीक। एक बार लेजर चेक करें, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन और पूछा है। ऑन 15th में लिखो मेरे साथ, द इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स are to be reclassified from current investment to long term as per AS 13. Value for purpose of such reclassification shall be, बोलना, cost or fair market value on date of reclassification, cost or fair market value on date of reclassification whichever is lower। बता कॉस्ट 155.2857, फेयर मार्केट वैल्यू उस दिन का बताना 180। सो investments will be reclassified at cost,
दैट इज 155.2857, यानी वैल्यू चेंज करने का दरकार नहीं है, उसी वैल्यू पे आप रिक्लासिफाई कर देना। उसी वैल्यू पे रिक्लासिफाई हो जाएगा। बस जब आप बैलेंस शीट में क्लासिफिकेशन दिखाओगे तो वो क्लासिफिकेशन अब करंट की तरह नहीं, लॉन्ग टर्म की तरह दिखेगा। आगे वैल्यूएशन करोगे कॉस्ट पे। क्वेश्चन एक चीज और मांगा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पिच क्या करना है, क्वेश्चन मांगा है, हम क्या करें? तुम लोग इतना जल्दी थक जाता है, क्या हो जाता है तुम लोग को? ओ, तुम लोग को ऐसा लग रहा है कि बस अब तो हो ही जाना चाहिए था छुट्टी। हो गया रे, 2 मिनट और है। चल बता, पीएल एक्सट्रैक्ट, एक एक चीज करके। एकदम पहला वाला इन्वेस्टमेंट से शुरू कर, बॉन्ड्स वाले से, बॉन्ड्स वाले से। एक प्रॉफिट ऑन सेल है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, बताएगा कितना था? 176,000। और बॉन्ड्स का कोई इनकम, इनकम है क्या? इंटरेस्ट, बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, इस साल का बताना पूरा। 2,16,000। क्या बॉन्ड्स अकाउंट से सारा आ गया? अब एक एक करके इक्विटी वाले में आओ। एक चीज भूल जाएगा, नोट में लिखा हुआ था रेनाउंसमेंट मनी, बाई रेनाउंसमेंट मनी 67,500। और बता, बाई डिविडेंड पोस्ट एक्विजिशन वाला बताना 48,000। हाँ बच्चा बोल रहा है 96,300 लिखिए ना, सही बोल रहा है वो टोटल। हाँ ठीक है, अपने तो लास्ट में पीएल में ही डाले 96,300। और एक बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स 7,14,800। डिविडेंड आ गया, इंटरेस्ट आ गया, रेनाउंसमेंट इनकम आ गया, सब चीज आ गया, बस हो गया एक्सट्रैक्ट। तुम लिखना चाहो तुम नेट प्रॉफिट लिख सकते हो, बट ये नेट प्रॉफिट नहीं है, ये सिर्फ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स है। तुम लिखना चाहो लिख सकते हो, वैसे ये एक्सट्रैक्ट है, अभी सारे आइटम्स नहीं आए, सिर्फ इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स ही यहां पे दिखाया है हमने। देख ले कुछ छूटा तो नहीं। प्रॉफिट लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएल में जाता है, इंटरेस्ट पीएल में जाता है, डिविडेंड पीएल में जाता है, अनाउंसमेंट मनी पीएल में जाता है, सब आ गया हमारा। डन है बात? एक बार देख तो हमारा सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18 का 18 क्लास वर्क, और होमवर्क में एक बाकी था, वो होमवर्क गया आज का। चैप्टर कंप्लीट हो गया। एक फॉर्मेलिटी है इसीलिए करना पड़ रहा है। एक सेकंड, 1 मिनट लगेगा, तुम लोग अगर ध्यान देगा तो। कॉस्ट ऑफ राइट शेयर्स, अगर मैंने राइट शेयर्स परचेज किया तो क्या करना पड़ेगा? added to cost of investment, subtracted from cost of investment, no treatment is required, added to cost of investment at market value। A added to cost of investment, अगर राइट शेयर्स खरीदा तो वो आपका नया इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर carried at cost less other than temporary decline, cost less other than temporary decline। current investments are carried at cost and fair value whichever is lower। Next, A Limited acquired 2,000 shares of Omega on cum right basis at 75 per share। Omega made a right issue 1:1 at 60 per share, which was subscribed by A। ध्यान से, A ने रिनाउंस नहीं किया, A ने सब्सक्राइब कर लिया, खरीद लिया। The total cost of investment at year end, बोल सर 2,000 इंटू 75, ये तो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट हो गया, हाँ या ना? और 2,000 इंटू 60 ये नया वाला राइट शेयर्स हो गया। तो बता टोटल कितना आया? 2,70,000। ओरिजिनल वाला 2,000 इंटू 75 और राइट शेयर 2,000 इंटू 60। लास्ट क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स
बोथ ए एंड बी, परचेज प्राइस, ब्रोकरेज एंड स्टैम्प ड्यूटी पेड। डन। फॉर्मेलिटी था, करने का जरूरत नहीं था, बट कर लो, खत्म हो जाए। डन। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। ऑनलाइन, बाय बाय।